अंटार्कटिका के एक रिसर्च प्लेटफॉर्म पर आइस सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। तभी एक साइंटिस्ट नोटिस करता है कि उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो रही है। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक धंस जाती है और वह सीधा नीचे गिरने लगता है। खुशकिस्मती से उसके सुपीरियर्स को वक्त पर एहसास हो जाता है कि वह डेंजर में है। सब लोग बिना वक्त जाया किए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ड्रिल छोड़कर जेसन को किसी तरह वापस सरफेस पर खींच लिया जाता है। इसी दौरान जैक अपनी जान को दांव पर लगाते हुए उस गहरी दरार को क्रॉस करता है, सिर्फ इसलिए ताकि कलेक्ट किए गए सैंपल्स वापस लाए जा सकें। रिटर्न ट्रिप के वक्त जैक का पाम फिसल जाता है और वह लगभग एक भयानक गिरावट का शिकार होने ही वाला होता है। आखिरी लम्हे पर उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। कुछ दिन बाद जब टीम यूनाइटेड स्टेट्स वापस लौटती है, जैक क्लेम करता है कि उस एक्सपीडिशन के दौरान उसे कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज का सॉलिड एविडेंस मिला है। उसके मुताबिक ग्लेशियर्स के अंदर ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेज ये दिखाती हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्लोबल वार्मिंग ने प्लेनेट को एक आइस एज की तरफ धकेल दिया था। यह घटना 10,000 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी और यह आइस एज लगभग 2 सदियों तक चला। जैक, जो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, मानता है कि एक नया आइस एज दोबारा आ सकता है, लेकिन वह इसका एग्जैक्ट टाइम एस्टिमेट नहीं कर पाता। उसका कहना होता है कि यह 100 साल में भी हो सकता है या फिर 1000 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर इंसानों ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो प्लेनेट का जमना लगभग इनएविटेबल होगा। कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया के कई हिस्सों में ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जापान में लोगों पर आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जैसे आइस स्टोन्स की बारिश हो रही हो। उसी दिन हजारों लोग जख्मी हो जाते हैं और कई लोग सीवियर टाइफून्स की वजह से अपने घर खो देते हैं। उसी दोपहर काम के बाद जैक अपने बेटे सैम को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। सैम को न्यूयॉर्क जाना होता है एक एकेडमिक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। जैसे ही सैम का प्लेन टेक ऑफ करता है, एयरक्राफ्ट सीवियर टर्ब्यूलेंस का सामना करता है। सफर के दौरान ओवरहेड कंपार्टमेंट से लगेज पैसेंजर्स पर गिरने लगता है और केबिन के अंदर पैनिक फैल जाता है, लेकिन किसी तरह प्लेन सेफली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर लैंड कर जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचकर सैम अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रैफिक में फंस जाता है। तभी अचानक वे सब आसमान की तरफ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। शहर से सारे बर्ड्स एक साथ बाहर की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं। उसी वक्त जू के एम्प्लॉइज नोटिस करते हैं कि जानवर भी अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनका कंट्रोल छूट रहा हो। रात के वक्त जैक को प्रोफेसर टेरी का फोन आता है। वह कहता है, मुझे लगता है आइस एज शुरू हो चुका है। टेरी बताता है कि उसके इक्विपमेंट ने ओशन टेम्परेचर्स में अचानक 14 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की है। उसी रात लॉस एंजलिस के आउटस्कर्ट्स में एक मैसिव टॉर्नेडो बनने लगता है। जर्नलिस्ट्स की एक टीम हेलीकॉप्टर के जरिए हैरिकेन्स से हुई तबाही की फुटेज कैप्चर करती है और हॉलीवुड साइन की डिस्ट्रक्शन भी रिकॉर्ड होती है, क्योंकि शहर के अलग अलग हिस्सों में मल्टीपल टॉर्नेडोज एक्टिव होते हैं। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर लॉस एंजलिस पूरी तरह कैओस में डूब जाता है। लोग शहर छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब एयरपोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, रोड। लेकिन सड़कों पर भी हालात कंट्रोल से बाहर होते जाते हैं। कई गाड़ियां हवा में उठकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं। इसी दौरान एक जर्नलिस्ट जब टाइफून की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा होता है, उस पर एक मेटल प्लेट आ गिरती है। कई रेजिडेंट्स अपने घरों के अंदर शेल्टर लेने की कोशिश करते हुए ही मारे जाते हैं। अगले दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट्स एक इमरजेंसी असेंबली में इकट्ठा होते हैं ताकि दुनिया भर में हो रहे नेचुरल डिजास्टर्स पर कोई फैसला लिया जा सके। उसी मीटिंग में जैक एक्सप्लेन करता है कि जो क्लाइमेट एनोमलीज उसने प्रिडिक्ट की थी, वे एक्सपेक्टेड टाइम से काफी पहले हो रही हैं। इसकी वजह होती है ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, जिससे इनॉर्मस अमाउंट में फ्रेश वाटर ओशंस में चला गया है। अपनी थ्योरी को प्रूव करने और यूएस गवर्नमेंट को इमीडिएट मेजर्स लेने पर मजबूर करने के लिए जैक साइंटिस्ट्स की एक टीम बनाता है ताकि रिसर्च कंप्लीट की जा सके। कैलकुलेशंस पूरी होने के बाद रिसर्चर्स एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर पूरा प्लेनेट जम सकता है। लेकिन जब जैक अपने सिमुलेशन मॉडल के रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता और उसका मानना होता है कि क्लाइमेट सिचुएशन जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। सुबह के वक्त एक एयर टीम को ओशंस के ऊपर बनते अनयूजुअल क्लाउड्स स्टडी करने के लिए भेजा जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स आइस मास के करीब पहुंचते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड जमना शुरू हो जाता है। अचानक एक हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर रुक जाता है और एयरक्राफ्ट सीधा क्रैश हो जाता है। कुछ ही देर बाद बाकी टीमें नोटिस करती हैं कि उनके हेलीकॉप्टर्स के केबल्स और पैनल्स भी बर्फ से ढक चुके हैं। उन्हें भी सीरियस एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। क्रैश के बाद जो लोग बच जाते हैं, वे एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जिंदा ही जम जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब यह न्यूज फैलती है, टेरी फिर से जैक को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। वह बताता है कि सिर्फ 2 घंटे पहले स्कॉटलैंड में 3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए थे, क्योंकि उनके फ्यूल पाइप्स के अंदर फ्यूल जम गया था। जब वे फ्लाई कर रहे थे तब टेम्परेचर -65
65 डिग्री तक गिर चुका था। जब जैक सैटेलाइट इमेजेस देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि स्कॉटलैंड के ऊपर कुछ हरिकेन जैसा फॉर्म हो रहा था, लेकिन असल में वह एक मैसिव आइस वॉर्टेक्स था। इसी बीच न्यूयॉर्क में सैम और उसकी दोस्त लॉरा अपने एक फ्रेंड के घर पर रुक जाते हैं, क्योंकि हेवी रेन्स की वजह से उनकी वॉशिंगटन वापस जाने की ट्रिप पोस्टपोन हो जाती है। 3 दिन तक वह शहर, जो कभी नहीं सोता, लगातार सीवियर स्टॉर्म्स का सामना करता रहता है। ट्रेन और फ्लाइट सर्विसेज सस्पेंड हो जाती हैं। जैसे जैसे ड्रेन्स जाम होने लगते हैं और सड़कें पानी से भर जाती हैं, लोग शेल्टर्स और बिल्डिंग्स के अंदर पनाह लेने लगते हैं। सैम समझ जाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ना होगा। अथॉरिटीज जब लोगों की घबराहट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, तब समुद्र और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। पानी की एक मैसिव करंट न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगती है। जब लोगों को अंदाजा होता है कि क्या आने वाला है तो वे भागने लगते हैं, लेकिन हजारों लोग रास्ते में ही उन लहरों की पकड़ में आ जाते हैं और सड़कों पर बह जाते हैं। इसी केओस के बीच लॉरा एक माँ और उसकी बेटी की मदद के लिए वापस जाने का फैसला करती है, जो एक टैक्सी के अंदर फंसी होती है। सैम बिना सोचे समझे उसके पीछे भागता है। अपनी दोस्त की जान खतरे में देखकर वह उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है। दोनों भागते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, जो पहले से ही पानी से भरी होती है। यहीं पर कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जैक थर्मल साइकिल को दोबारा रिक्रिएट करता है। वह डिस्कवर करता है कि स्टॉर्म की रोटेशन अपर ट्रोपोस्फियर से बेहद ठंडी हवा को नीचे खींच रही है। इसके अलावा जैक की टीम स्कॉटलैंड में बने स्टॉर्म सेल के साथ 2 और मेजर सेल्स भी लोकेट करती है। एक नॉर्दर्न कनाडा के ऊपर फॉर्म हो रहा होता है और दूसरा साइबेरिया के आसपास। अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले हफ्तों में यह सुपर स्टॉर्म पूरे प्लेनेट पर फैल जाएगा और जब यह गुजरेगा तो पूरी अर्थ एक नए आइस एज का सामना करेगी। जब जैक को पता चलता है कि न्यूयॉर्क पूरी तरह फ्लड हो चुका है, तो वह तुरंत अपनी एक्स वाइफ लूसी से कांटेक्ट करता है। दोनों मिलकर बस एक ही चीज जानना चाहते हैं, उनका बेटा सैम इस वक्त कहाँ है। इसी बीच सैम शहर में काम करते हुए एक पेफोन ढूंढता है, क्योंकि सेल फोन सिग्नल्स पूरी तरह डाउन होते हैं। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उसकी अपने पेरेंट्स से बात हो जाती है। अपने बेटे की आवाज सुनते ही लूसी को थोड़ा सुकून मिलता है। जैक सैम से सख्त लहजे में कहता है, किसी भी हाल में बाहर मत निकलना, शहर की तरफ एक बहुत बड़ा स्नोस्टॉर्म बढ़ रहा है। वह सैम को लाइब्रेरी के अंदर ही रहने और जितना हो सके खुद को गर्म रखने की सलाह देता है और वादा करता है कि वह जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे लेने आएगा। कॉल के दौरान सैम नोटिस करता है कि पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। अगले ही पल फ्लड की वजह से कॉल कट हो जाती है। परेशान होकर लॉरा जोर जोर से अपने दोस्त का नाम पुकारने लगती है। जब उसे पता चलता है कि सैम डूबा नहीं है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह सैम को सूखे कपड़े पहनाने में मदद करती है और उसे गले लगा लेती है। जब लड़का हैरानी से पूछता है, तुम यह क्या कर रही हो, तो लड़की जवाब देती है कि मैं अपने जिस्म की गर्मी तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। लगता है हमारी लड़की ने 90s की काफी बॉलीवुड मूवीज देख रखी होती है। खैर, थोड़ी देर बाद दोनों बाकी सर्वाइवर्स के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। उसी आफ्टरनून जब लोग ये सोच रहे होते हैं कि लाइब्रेरी से सेफली बाहर कैसे निकला जाए, तब सर्वाइवर्स के ग्रुप का मैस्कॉट डॉग अचानक बिना रुके भौंकना शुरू कर देता है। पहले सब उसे डांटते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आता है कि डॉग असल में एक आती हुई मिलिट्री शिप का सिग्नल दे रहा था। उसी वक्त जैक प्रेसिडेंट ब्लैक के साथ एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। वह दुनिया को बताता है कि एक ग्लोबल रिअलाइनमेंट शुरू हो चुका है। उसके मुताबिक यह सुपर स्टॉर्म लगभग 7 से 10 दिन तक चलेगा। जब स्टॉर्म खत्म होगा तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर बर्फ की मोटी परत जम जाएगी। बर्फ और स्नो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे एटमॉस्फेयर स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर पिछली आइस एज के करीब पहुंच चुका होगा। जैक का सजेस्ट किया हुआ सॉल्यूशन ये होता है कि स्टॉर्म के खत्म होने से पहले लोगों को साउथ की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया जाए। टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में टेम्परेचर कंपैरेटिवली माइल्ड रहने वाला होता है। मीटिंग के बाद और अपनी गवर्नमेंट के लिए जो कुछ भी पॉसिबल होता है वह करने के बाद जैक एक रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं होती, बल्कि अपने बेटे से किया हुआ वादा होता है। प्रेसिडेंट जनता के फ्यूचर को देखते हुए जैक की बात मान लेता है और अपने एडवाइजर्स को इवैक्यूएशन अलर्ट जारी करने का ऑर्डर देता है। उसी दिन अपने डॉग को वॉक पर ले जाते हुए लूथर स्नो में चलते हुए लोगों के एक ग्रुप को देखता है। वह भागकर अपने साथियों को इस बारे में बताता है। खिड़की से बाहर देखकर एक ट्रैफिक गार्ड और बाकी सर्वाइवर्स समझ जाते हैं कि ये लोग देर होने से पहले शहर छोड़ना चाहते हैं। वे भी उनके साथ जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग छोड़ने से पहले सैम बोलने का फैसला करता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे आने वाले स्टॉर्म के बारे में पहले ही वार्न कर दिया होता है। सबकी जान बचाने की कोशिश में सैम अनाउंस करता है कि अगर हम बाहर गए तो हम सब जमकर मर जाएंगे। वह बताता है कि उसका फादर गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। सैम देखता है कि दर्जनों लोग खुद अपनी मौत का फैसला कर
रहे हैं। जो लोग रुकने का फैसला करते हैं वे गर्म रहने के तरीके ढूंढने लगते हैं। वे फायरप्लेस के लिए बुक्स को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो स्टाफ रूम जाकर वेंडिंग मशीनों से बचा कुचा खाना जमा करते हैं, लेकिन जल्दी ही रियलाइज कर लेते हैं कि सिर्फ स्नैक्स पर ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं। सैम जानता होता है कि पूरा यूरोप स्नो में दब चुका है और जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स भी उसी हालत में होगा। फिर भी उसे पूरा यकीन होता है कि उसका फादर उसे बचाने जरूर आएगा। तब तक वो सिर्फ सरवाइव करने के तरीके ढूंढता रहता है। अपने बॉस को इतने खतरनाक रेस्क्यू मिशन पर जाते देखकर फ्रैंक और जेसन भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं ताकि जैक सेफली न्यूयॉर्क पहुंच सके। लेकिन आधे रास्ते में जब वो नॉर्थ फिलाडेल्फिया के पास होते हैं तो तीनों एक छोटे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, सफर पैदल पूरा करना। इसी दौरान जो सर्वाइवर्स लाइब्रेरी छोड़कर साउथ की तरफ निकले होते हैं उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उनका फैसला गलत था। वो अपनी आंखों के सामने अपने कई साथियों को ठंड में जमकर मरते हुए देखते हैं। कुछ घंटों तक चलने के बाद जैक, फ्रैंक और जेसन महसूस करते हैं कि उनके नीचे जमीन में दरारें पड़ रही हैं। अचानक फ्लोर टूट जाता है। उनकी स्लेज फिसलते हुए एक सबवे स्टेशन के अंदर चली जाती है और फ्रैंक भी उसके साथ खिंच जाता है क्योंकि तीनों एक ही रोप से बंधे होते हैं। जैक और जेसन ऊपर की तरफ खींच लिए जाते हैं और किसी तरह फेटल फॉल से बच जाते हैं। स्लेज को पकड़ने वाली रोप काटने के बाद फ्रैंक ऊपर से चिल्लाता है कि उसे खींच लिया जाए, लेकिन जैसे ही ग्लास सीलिंग क्रैक होने लगती है फ्रैंक समझ जाता है कि वो एक इम्पॉसिबल चॉइस के सामने खड़ा है। अपने दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी ही रस्सी काट देता है और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। शाम होते होते जैक और जेसन आराम के लिए टेंट लगाते हैं। दोनों जानते होते हैं कि इसके बाद सफर पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात जब लाइब्रेरी में लोग बुक्स चुन रहे होते हैं जो आग के लिए फ्यूल बन सकती हैं, सैम लॉरा के साथ थोड़ा अकेला वक्त बिताने का मौका ढूंढता है। उसे एक जरूरी बात कहनी होती है। जब लॉरा को पता चलता है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हमेशा से उससे प्यार करता था तो वो उसे एक नई नजर से देखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों पहली बार किस करते हैं। लड़की ने पहले गले लगाकर बॉडी हीट दी और इस बार किस के थ्रू लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर कर दिया। रोमांस और साइंस का परफेक्ट कॉकटेल। इसी दौरान पूरा देश बर्फ की चादर में ढक चुका होता है। हजारों अमेरिकन शेल्टर की तलाश में मेक्सिको की तरफ माइग्रेट करते हैं। प्रेसिडेंट वादा करता है कि अगर अमेरिकन रिफ्यूजीज को जगह दी जाती है तो मेक्सिको का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जब ज्यादातर लोग साउथ की तरफ निकल चुके होते हैं तो प्रेसिडेंट ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए कंट्री छोड़ने लगता है, लेकिन उसका एंटूराज स्टॉर्म में फंस जाता है। जब वाइस प्रेसिडेंट रेमंड को यह खबर मिलती है कि ब्लैक और उसके आदमी जिंदा नहीं रहे तो वो डर से जम जाता है। अब उसे रियलाइज होता है कि पूरी नेशन का फ्यूचर अब उसके हाथों में है। अगली सुबह सैम नोटिस करता है कि लॉरा ठीक नहीं लग रही क्योंकि वो अपने यूजुअल टाइम पर नहीं जागती। घबराकर वो लाइब्रेरियन से मदद मांगता है। चेक करने पर पता चलता है कि लॉरा को तेज बुखार हो चुका है। जब ब्रायन लड़की के जिस्म पर इंजरीज चेक करता है तो उसे लॉरा की टांग पर एक गहरा जख्म नजर आता है। यह जख्म उस वक्त लगा था जब वो माँ और बेटी को बचाने के लिए टैक्सी तक पहुँची थी। जख्म की हालत देखते ही जूडिथ समझ जाती है कि सिचुएशन काफी सीरियस है। वो कंक्लूड करती है कि लॉरा जनरलाइज्ड इन्फेक्शन का शिकार हो चुकी है। वो बताती है कि अगर लॉरा को जिंदा रहना है तो तुरंत पेनिसिलिन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की हेवी डोज देनी होगी, वरना लॉरा शॉक में चली जाएगी और फिर बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये सुनते ही सैम चुप बैठने से इनकार कर देता है। जब उसकी दोस्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है तो वो शिप तक पहुंचने के लिए इक्विपमेंट बनाने का फैसला करता है। ब्रायन और जेडी भी बिना सोचे उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं और कुछ ही मिनट्स में तीनों शिप तक पहुंच जाते हैं। जो बात उन्हें उस वक्त पता नहीं होती वो ये होती है कि सिटी जू से भागे हुए भूखे भेड़िए उनका पीछा कर रहे होते हैं। जब सैम देखता है कि इन्फर्मरी का दरवाजा लॉक्ड है तो वो शिप के बाहर लटक कर विंडो तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। फिर वो अंदर से दरवाजा खोलता है और जल्दी ही तीनों को लॉरा को बचाने के लिए जरूरी मेडिसिन मिल जाती हैं। निकलने से पहले वो कैफेटेरिया में खाना ढूंढने का फैसला करते हैं जहां उन्हें कैंड गुड्स से भरा हुआ कपबोर्ड मिलता है, लेकिन जब तक वो सारा खाना इकट्ठा कर पाते तभी भेड़िए सामने आ जाते हैं और जेडी पर हमला कर देते हैं। अपने दोस्त को घसीटते हुए देखकर सैम और ब्रायन तुरंत रिएक्ट करते हैं और किसी तरह उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो कैफेटेरिया के अंदर फंस जाते हैं जब भेड़िए अंदर हर चीज तबाह करते रहते हैं। यह जानते हुए कि एक्सट्रीम ठंड में ज्यादा देर तक वहां रहना मुमकिन नहीं, सैम एक प्लान बनाता है। वो भेड़ियों को बाहर लुअर करता है और ब्रायन को दरवाजा लॉक करने को कहता है। शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए सैम बाहर भागता है और लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन प्लान सक्सेसफुली काम कर जाता है। वापस आकर सैम और ब्रायन मिलकर पूल का यूज करते हुए जेडी को लाइब्रेरी तक खींच लाते हैं। इसी वक्त सर्वाइवर कैंप में जेनेट को स्पेस स्टेशन से सैटेलाइट इमेजेस मिलती है। वो टॉम से उन्हें एनालाइज करने को कहती है। इमेजेस दिखाती हैं कि एटमॉस्फेयर में बना वॉर्टेक्स लगभग 24 किलोमीटर तक फैल चुका है और अभी भी और बड़ा होता जा रहा है। यूरोप और एशिया के ऊपर बने 2 और स्टॉर्म सेल्स भी काफी पावरफुल हो चुके होते हैं। अंदाजा होता है कि वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएंगे। उधर जैक अपने एक और
और साथी को एक्सट्रीम ठंड की वजह से गिरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए रुक जाता है। जब उसे एहसास होता है कि जेसन पूरी तरह थक चुका है और चलने की हालत में नहीं है, तो जैक स्लेज का यूज करके उसे बर्फ पर घसीटने लगता है। तभी दूर से एक स्टॉर्म क्लाउड नजर आता है। जैसे जैसे वॉर्टेक्स पास आता है, टेम्परेचर और भी नीचे गिरता जाता है और जैक जेसन के साथ शेल्टर ढूंढने लगता है। बर्फ को तेजी से पास आता देखकर जैक आग जलाने के लिए भागता है ताकि थोड़ी देर का वक्त मिल सके और सफर आगे जारी रखा जा सके। इसी दौरान सैम अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी वापस लौट रहा होता है और देखता है कि आसपास की बिल्डिंग्स पल भर में जम जाती हैं। यह मंजर देखकर वो समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने देर की तो वो भी जिंदा जम जाएंगे। बर्फ पहुंचने से पहले वो मिलकर जेडी को घसीटकर मैन हॉल तक ले जाते हैं। कुछ घंटे सोने के बाद जेसन होश में आता है। जैक बिना वक्त जाया किए अपना रेस्क्यू मिशन दोबारा शुरू कर देता है। रास्ते में दोनों को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी छोड़कर जाने वालों की दर्जनों जम चुकी लाशें दिखती हैं। यह देखकर दोनों और भी ज्यादा थक जाते हैं और कुछ घंटों बाद एक बार फिर कैंप लगाने का फैसला करते हैं। टेंट के अंदर जेसन उन लाशों के बारे में सोचता रहता है जो उसने देखी होती हैं। वो कहता है कि सैम के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात जानते हुए भी जैक उम्मीद का एक छोटा सा सहारा पकड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है, सिर्फ इसलिए ताकि अपने बेटे से किया हुआ वादा पूरा कर सके। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कई दिन तक रहने के बाद स्टॉर्म आखिरकार धीरे धीरे कम होने लगता है। काफी अरसे बाद स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट्स फिर से अर्थ को क्लियरली देख पाते हैं और प्लेनेट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब जैक को पता चलता है कि स्टॉर्म रुक चुका है तो वो टेंट से बाहर निकलता है। अपने सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ देखकर वो हैरान रह जाता है। लंबे वक्त बाद सूरज उगता देखकर जैक म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि पूरी जगह बर्फ के नीचे दबी हुई है। फिर भी वो हार नहीं मानता और अंदर जाने के लिए एक क्रैक ढूंढ लेता है। अंदर जाकर जब वो सारे रूम्स चेक करता है और कोई नहीं मिलता, तब उसे एक दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा खोल देता है। अंदर लोग फायर प्लेस के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। फ्लैशलाइट ऑन करते ही जैक अपने बेटे को ढूंढता है। सैम को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। अपने फादर को देखते ही सैम तुरंत खड़ा होता है और दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसे राहत होती है कि आखिरकार उसके फादर उसे ढूंढ पाए। अगले दिन जैक करंट प्रेसिडेंट को रेडियो ट्रांसमिशन भेजता है। उसके बाद रेमंड सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए एयरक्राफ्ट भेजने का ऑन ऑर्डर देता है। जैसे ही वेदर फेनोमेनन पूरी तरह खत्म होता है, प्रेसिडेंट एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है। इसमें वो नेचर की तबाह करने वाली ताकत के सामने इंसानियत की कमजोरी को एक्सेप्ट करता है। सालों तक इंसान ये मानता रहा था कि वो बिना किसी अंजाम के प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन अब सब समझ चुके होते हैं कि वो गलत थे। इसलिए आगे से इंसानियत को अपनी कंजम्पशन हैबिट्स बदलनी होगी और प्लेनेट को बचाने की जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना हर स्पीशीज खतरे में पड़ जाएगी। जब लूसी प्रेसिडेंट रेमंड को न्यूयॉर्क के रेस्क्यू ऑपरेशंस अनाउंस करते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाती है कि जैक और सैम जिंदा हैं। रिफ्यूजी कैंप जाते हुए लॉरा और उसके साथी कई सर्वाइवर्स को बिल्डिंग्स की छतों से रेस्क्यू होते हुए देखते हैं। ये जानकर वो खुश होते हैं कि और भी लोग इस स्टॉर्म को झेल पाए और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।